हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। हमारा बेटा जो फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस है उसका लाइफ इंश्योरेंस का चैप्टर चल रहा था। उसमें कल हमने प्रिंसिपल्स हैं जो वो डिस्कस किए थे। कुछ टर्मिनोलॉजीज और दे रखी हैं इसमें जो प्रिंसिपल्स के अंडर, लाइक वारंटीज इन। बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं जो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं वही प्रिंसिपल आपने इस चैप्टर में भी लिखने हैं। जैसे एटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था, हमारा जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है उसको हमने डिस्कस किया। तो उस तरीके से वो सारे प्रिंसिपल आपने उसी तरीके से लिखने हैं। एक दो टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि वारंटीज इन लाइफ इंश्योरेंस की बात की गई है। तो वारंटीज का चैप्टर आपने बिजनेस लॉ में भी वारंटीज एंड कंडीशंस का चैप्टर पढ़ा था, उसी वारंटी की बात कर रहा है यहाँ पे कि कुछ वारंटीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में भी होती हैं, जिसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक इन्फॉर्मेटिव वारंटीज होती हैं, एक प्रोमिजरी वारंटीज होती हैं। तो इन्फॉर्मेटरी और जो हमारी प्रोमिजरी वारंटीज हैं उसको कैटेगराइज किया है इसने। तो वारंटी है क्या? पहले तो अ वारंटी इज ए स्टिपुलेशन। ये आपने पढ़ा है कि स्टिपुलेशन होती है विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का उसकी सहायक होती है, उसको बोला जाता है वारंटी, उससे मिलती जुलती। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अ कॉमन केस ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स टू बी इंश्योर्ड। तो कहता है कि जैसे एक इम्प्लाइड वारंटी हमने की थी, इम्प्लाइड वारंटीज एंड गारंटीज, उस तरीके से। तो कहता है वारंटी जो है वो क्या है, एक इम्प्लाइड है कि हमेशा सही बतानी है बंदे ने, होनी चाहिए क्या कि हर बंदा जो अपनी चीज का इंश्योरेंस करा रहा है तो वो ये डिक्लेयर करेगा, डिस्क्लोज करेगा कि जिस प्रोडक्ट की, जिस चीज का मैं इंश्योरेंस करा रहा हूं अगर वो डेंजरस है, हानिकारक है, तो उसके बारे में कंपनी को जरूर बताएगा। लाइक दिस इज इम्प्लाइड वारंटी है ये। इट इज ए मटीरियल और ऑफ व्हाट पर्पज ए वारंटी इज इनकॉर्पोरेट एंड वेदर इट इज मटीरियल टू द रिस्क और नॉट बट बीइंग इंसर्टेड इन द पॉलिसी। तो वो जो पॉलिसी में लिख दी गई है वो बतानी जरूरी ही जरूरी है, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर से उतनी इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी, वो मैटर नहीं करता। इफ इट इज नॉट सो कंप्लाइड विद द इंश्योरर में डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द डेट ऑफ द वारंटी। जब वारंटी उसने पूरी नहीं की उस डेट से वो जो है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा जो पार्टी है। द इंश्योरर में बी डिस्चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। वारंटीज आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो दो तरह की वारंटीज उसने बताई हैं, एक इन्फॉर्मेटिव होती है, एक प्रोमिजरी होती है। इन्फॉर्मेटिव है इन लाइफ इंश्योरेंस द इन्फॉर्मेटिव वारंटीज आर मोर इंपॉर्टेंट द प्रपोजर इज, क्योंकि इसमें है क्या, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए प्रोमिजरी की ज्यादा इन्फॉर्मेटिव की बात होती है कि जो प्रपोजर है वो एक्सपेक्ट करता है कि सारी मटीरियल इन्फॉर्मेशन है जो वो उसको बता दी गई है, उसके नॉलेज एंड बिलीफ के अकॉर्डिंग एक दूसरे को बता दी गई है। सेकेंड है प्रोमिजरी वारंटीज। प्रोमिजरी वारंटीज हैं वारंटीज रिलेटिंग टू द फ्यूचर में ओनली बी द स्टेटमेंट्स अबाउट हिज एक्सपेक्टेशन और इंटेंशन, वो क्या चाहता है और इन फ्यूचर उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रपोजर प्रोमिसेस दैट ही विल नॉट टेक अप एनी हजार्डियस ऑक्यूपेशन एंड विल इन्फॉर्म द इंश्योरर इफ ही डू सो। मान लो कि प्रपोजर कहता है कि मैं इन फ्यूचर कोई ऐसा काम या धंधा नहीं करूंगा जो खतरनाक हो, और अगर करूंगा तो मैं उसके बारे में इंश्योरर जो है कंपनियां उसको इन्फॉर्म करूंगा। तो ये तरीके के प्रोमिजरी वारंटीज होती हैं जो इन फ्यूचर होती हैं, लेकिन वो वारंटीज जो करंटली एग्जिस्ट कर रही हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन जरूरी है देनी, और उनको बोल रही हैं इन्फॉर्मेटिव वारंटीज। तो ये होती हैं वारंटीज बेटा। तो नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रॉक्सिमेट कॉज की बात की जा रही है। हमने कहा था नियर बाय कॉज किसी चीज के लॉस होने का कारण है क्या है। तो प्रॉक्सिमेट कॉज इन लाइफ इंश्योरेंस है जो वो भी इंप्लाई करता है, लाइक वैसे तो कोई भी कारण हो सकता है डेथ का, लेकिन अगर ये तीन केसेस में तो होता है तो उसमें प्रॉक्सिमेट कॉज है जो देखा जाता है, और उसमें कुछ सम एश्योर्ड में चेंजेस या कुछ पेमेंट के दौरान हो सकती हैं। लाइक द एफिशिएंट और इफेक्टिव कॉज विच कॉजेज द लॉस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमेट कॉज, जिसके कारण एक्चुअल इट इज द रियल डायरेक्ट एंड एक्चुअल कॉज ऑफ द लॉस, जिसके कारण लॉस हुआ है। इफ द कॉज ऑफ लॉस इज इंश्योर्ड द इंश्योरर विल पे, अदरवाइज द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट इंडेमनीफाई, क्योंकि उसने इंडेमनीफाई करना है। अगर उसका इंश्योरेंस उसने कवर नहीं किया था उस चीज का जो प्रॉक्सिमेट उसका कॉज रहा है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। इन लाइफ इंश्योरर द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज इज नॉट एप्लीकेबल, वैसे तो एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज द इंश्योरर इज बाउंड टू पे द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस वट एवर मे बी द रीजन ऑफ डेथ। तो उसको पे करना ही पड़ता है।
वैसे तो प्रॉक्सिमेट कॉज का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता, जनरल इंश्योरेंस पे होता है, हमने वहां पे भी डिस्कस किया था। लेकिन कुछ केसेस में द प्रिंसिपल इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस इन लाइफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट इन फॉलोइंग 3 केसेस। वॉर से रिलेटेड रिस्क की बात की जाए, सुसाइड की बात की जाए, या एक्सीडेंट बेनिफिट की बात करें, तो वहां पे जो प्रॉक्सिमेट कॉज है कई बार वहां पे कुछ अप्लाई हो सकता है। वॉर रिस्क की बात की जाए, वेयर ए पॉलिसी ऑन एक्सक्लूजन ऑफ वॉर एंड एविएशन रिस्क इज इंश्योर्ड। अगर उसने जो पॉलिसी की थी उस पॉलिसी में उसने वॉर रिस्क है जो उसको एक्सक्लूड किया था, उसको इंक्लूड नहीं किया था, और उसका बंदे का डायरेक्ट जो कॉज है उसकी डेथ का वो क्या है कि वॉर के कारण उसको, या उसके कारण कोई इंजरी होकर उसको डेथ हुई है, वॉर या एविएशन के कारण, कोई असले के कारण, तो उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो ओनली प्रीमियम पेड जितना किया गया है, या जितनी सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की बनती है, विच एवर इज हायर, वो ही पेबल होगी, टोटल सम एश्योर्ड पेबल नहीं होगा अगर वॉर रिस्क उसमें कवर नहीं किया गया था। सेकेंड चीज है बेटा, सुसाइड की बात कर रहा है। इफ द इंश्योर्ड कमिट सुसाइड विद इन 1 ईयर ऑफ द पॉलिसी के बीच में, और देयर वाज अ इंटेंशन टू कमिट सुसाइड, देन पेमेंट ऑफ पॉलिसी वुड बी रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। अगर बंदा विद इन द 1 ईयर डेथ कर लेता है, जब पहले से पता लग रहा है कि उसका जो डेथ है, सुसाइड करना ही उसका मकसद था, इसीलिए उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी ताकि पैसा मिल सके फैमिली को, तो ओनली अप टू द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी टू द पॉलिसी प्रोवाइडेड, जितना उसका इंटरेस्ट बनता था सुसाइड मंथ से लेकर वहां तक का जो उसने पे किया, उसके हिसाब से उसको पेमेंट है जो उनको कर दी जाएगी। थर्ड जो केस है जहां पे प्रॉक्सिमेट कॉज है जो अप्लाई हो सकता है, दैट इज एक्सीडेंट बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं। अ प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन एन इंश्योर्ड अंडर एन एक्सीडेंट पॉलिसी इन द suffers an injury which has an immediate cause and also a remote cause, and the benefit policy double of the policy amount is paid, the cause of death in that part is more important। तो इसमें क्या कहता है कि अगर उसने जो एक्सीडेंट पॉलिसी है ली थी और उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो डबल पॉलिसी अमाउंट उसको पे होगी, क्योंकि उसने साथ में एक्सीडेंट राइडर भी है अगर ले रखा था उस तरीके से। तो अगर एक्सीडेंट इंजरी के कारण उसको होती है और उसने एक्सीडेंट इंश्योरेंस में साथ में लिया तो उसको डबल अमाउंट है जो पे होएगी। तो इस तरीके से कई बार प्रॉक्सिमेट कॉज है जो इन सिचुएशन में, वॉर की सिचुएशन है, या सुसाइड की सिचुएशन है, या एक्सीडेंटल डेथ की सिचुएशन है, तो उस तरीके से हो सकता है। लेकिन अदरवाइज जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता। तो ये था बेटा प्रॉक्सिमेट कॉज के बारे में। एक नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट इसमें दे रखा है, दैट इज असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन। असाइनमेंट और नॉमिनेशन की बात की है लाइफ इंश्योरेंस में। तो असाइनमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस में, तो ये है कि लाइफ इंश्योरर है जो वो फ्री है कि वो फ्रीली लीगली अपनी जो पॉलिसी है उसको किसी भी पर्सन को असाइन है जो कर सकता है। द असाइनमेंट शैल बी कंप्लीटेड एंड इफेक्चुअल ओनली ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंडोर्समेंट आइदर ऑन द पॉलिसी इटसेल्फ और बाय ए सेपरेट डीड। तो उसमें क्या है, या तो पॉलिसी के ऊपर वो साइन करेगा कि मैं जो ये पर्सन है जिसका मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ, इस बंदे को मैं अपनी पॉलिसी असाइन करता हूँ कि जो मेरी पेमेंट है वो इस बंदे को दे दी जाए, वारिस मेरा इसके बाद ये बनेगा। या फिर क्या करेगा, एक साथ में वो पेपर लगा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें पॉलिसी पे स्पेस नहीं होती, तो साथ में पेपर अटैच करके वहां ट्रांसफर डीड बोला जाता है उसको, उस पे वो इंडोर्स की जाएगी, किसी और पार्टी को एक्नॉलेज की जाएगी, असाइनमेंट की जाएगी। वंस द असाइनमेंट कंप्लीट कर दी गई है तब तक उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, तब तक असाइनर अनलेस री असाइनमेंट जब तक किसी को नहीं कर देता तब तक उसको तोड़ा नहीं जा सकता। होल्डर ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आइदर एट द टाइप ऑफ इफेक्टिंग ऑफ ए पॉलिसी और एट द सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर द पॉलिसी मैच्योर पॉलिसी होने से पहले कभी भी उस पॉलिसी को जो है वो असाइन कर सकता है। तो ये होती है असाइनमेंट। तो कई बच्चे नॉमिनेशन और असाइनमेंट में जो है डिफरेंस नहीं कर पाते। असाइनमेंट हो सकती है कि आप किसी भी बंदे को, मान लो किसी बंदे की आपने पेमेंट करनी है, क्रेडिटर है आपका, तो उस बंदे को आप क्या कर सकते हो, अपनी पॉलिसी असाइन कर सकते हो कि मेरी पॉलिसी का जो पैसा है उस बंदे को मिल जाए, इसलिए मैं उसको पॉलिसी असाइन करता हूँ कि मैच्योरिटी होने के बाद। लेकिन जो नॉमिनेशन की बात करते हैं वो हमारा लीगल वारिस जो बनेगा, जिस बंदे को पेमेंट होनी है उसकी बात कर रहे हैं, जो डेथ के बाद हमारी जो पॉलिसी है उसकी अमाउंट है जो लेगा, हमारे बाद जो हमारा वारिस है जो बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। नॉमिनेट द पर्सन और पर्सन टू हुम द पॉलिसी सिक्योर्ड बाय द पॉलिसी शैल बी पेड इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ। तो नॉमिनेशन क्या है, नॉमिनेशन है कि मैच्योरिटी पे या उसकी डेथ होने पे जिस बंदे को लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसकी जो पॉलिसी है उसकी पेमेंट की जाएगी, उसको हमने वारिस बनाया, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेशन। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन। ठीक है।
इसके बाद एक आपके पास टॉपिक है बेटा रिटर्न ऑफ प्रीमियम। कहता ऑर्डिनरली द प्रीमियम वंस पेड कैन नॉट बी रिफंडेड। जनरली तो प्रीमियम जो पे कर दिया आपने एक बार वो रिफंड नहीं होता। हाउएवर इन फॉलोइंग केसेस प्रीमियम कई बार रिफंड हो सकता है अगर एग्रीमेंट ऑफ पॉलिसी में कुछ लिखा गया था उसके बारे में, ठीक है। द इंश्योर्ड में पे फुल प्रीमियम while affecting the insurance but it may agree to return it wholly or partially on the happening of certain event, कि अगर ऐसी कोई इवेंट हो जाती है तो मैं वापस करूंगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा था तो वो उनको हो सकता है। सेकेंड, फॉर रीजन ऑफ इक्विटी। इक्विटी implies a condition that the insurer shall not receive the price of running a risk he runs, thus the contract does not came into effect in this one it is held to be void। तो उस केस में कि अगर उनका बाद में कोई रिस्क है जो वो बियर नहीं करना चाहता, इक्विटी का केस था, तो उस केस में वो अपना प्रीमियम है जो वो रिफंड है जो मांग सकता है। अदरवाइज प्रीमियम कभी भी रिफंड नहीं होता। तो ये पॉइंट है जो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो आप असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन तक इसको कवर कर सकते हो। ये था बेटा आपका टाइप टॉपिक के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस पे अप्लाई होते हैं। इसके बाद आपको लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का इंडिया में क्या सीन रहा है, या रिसेंट चेंजेस क्या हुई हैं, या क्या तो उसके बारे में आपको दिया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में। सिंस 2000 से लेके अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जब से प्राइवेट प्लेयर्स को अप्लाई एंट्री दी है, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो उसने उनको छूट दे दी है, तब से जो इसकी ग्रोथ है बढ़ती ही जा रही है। पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो 26% तक अलाउड थी। रिसेंटली जो कैबिनेट है उसकी प्रपोजल है 49% तक लाइफ इंश्योरेंस में है जो अलाउड है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस इंडिया जो है नेशनलाइजेशन की गई, दैट इज 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है उनको इकट्ठा करके नेशनलाइज कर दिया गया था, और एलआईसी है जो बना दी गई थी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑल द प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एट दैट टाइम वर टेकन अप बाय द एलआईसी, ठीक है जी। तो एक उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर.एन. मल्होत्रा कमेटी बनाई थी जिसने एक रोड मैप तैयार किया था प्राइवेटाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। इन 2000 न्यूली अपॉइंटेड इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने इशू करना शुरू कर दिया प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस के लिए कंपनीज को सर्टिफिकेट है जो इशू करना शुरू कर दिया। तो जो रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है दैट इज IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो बना दी गई। ऑल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया हैव टू कंप्लाई विद द जो IRDA की रूल्स रेगुलेशंस होती हैं उनको सबको मानना पड़ता है, उसकी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि जो हमारी कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, वो सारे सेबी की जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है उसमें सेबी की गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में सारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज IRDA या IRDAI की जो सारी रेगुलेशंस गाइडलाइंस हैं वो फॉलो होती हैं। उसके बाद है इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओवरव्यू दिया है और उसकी मार्केट डेवलपमेंट एनालिसिस, ये जो चार्ट बनाया है इसमें इसने की है। रोबस्ट डिमांड मतलब डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। एक्सपेक्ट किया गया है कि 2020 तक जो डिमांड है हमारी वो 28,000 करोड़ हो जाएगी, ये एक्सपेक्ट किया गया था और ये इसको क्रॉस है जो कर गई है। ड्राइवन बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, क्योंकि लोगों को इनोवेटिव जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस ज्यादा हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत सारे बढ़ गए हैं, लोगों को अप्रोच करना ईजी हो गया है, तो इसलिए जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है, उसकी डिमांड है जो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। सेकंड है अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज, इंश्योरेंस इज स्टिल लो इन इंडिया, है बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर। ओवरऑल इंश्योरेंस पेंट्रेशन प्रीमियम एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी की अगर परसेंटेज देखें तो इन इंडिया वॉज 3.69% इन 2017, प्रोवाइडिंग ए ह्यूज अंडर सर्विस मार्केट। तो ये सर्विस मार्केट में देखा जाए तो काफी ज्यादा है, 3.69% जो जीडीपी का है वो इंश्योरेंस प्रीमियम की फॉर्म में आता है। थर्ड है पॉलिसी सपोर्ट, फुल फ्लेक्सिबिलिटी है जो IRDA को दी गई है इंश्योरेंस बिल में कि वो रूल्स रेगुलेशन बना सकता है और इसको सेक्टर को जो है रेगुलेट कर सकता है। और टैक्स इंसेंटिव है जो इंश्योरेंस में दिए गए हैं इंश्योरेंस को प्रोडक्ट को, जो आपको टैक्स में से रिबेट मिलती है, इसलिए भी जो इंश्योरेंस है वो अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस सेक्टर कंपनीज इन इंडिया है रेज्ड अराउंड
434.3 बिलियन थ्रू पब्लिक इश्यूज इन 2017 में पब्लिक इशू करके उन्होंने 434.3 बिलियन रुपीस है जो वो कलेक्ट है जो किए पब्लिक फंड से। तो ये जो ओवरऑल मार्केट एनालिसिस अगर हम देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत अच्छा रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, वो नीड ऑफ द टाइम भी है, क्योंकि जितने रिस्क बंदे की लाइफ में इन्वॉल्व हैं तो हर बंदा जो चाहता है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले। उसके बाद है बेटा ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें टोटल 51 इंश्योरेंस कंपनीज अगर हैं, उसमें से 24 लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं और 33 नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, और डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही हैं। तो 24 है जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं अब, क्योंकि पहले 1956 में जितनी प्राइवेट थी उनको इन्वॉल्व कर दिया गया था, एलआईसी ने टेक ओवर कर लिया था, तो इसलिए अब जो है प्राइवेट सेक्टर का जब से अलाउ किया गया है, तो अब जो है वो 24 लाइफ इंश्योरेंस की और 33 नॉन लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द सोल, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ वो है एलआईसी। अपार्ट फ्रॉम दैट अमंग द नॉन लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो 6 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस जो हैं कंपनीज हैं। देयर इज सोल नेशनल री इंश्योरर्स नेमली जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो री इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, मतलब वो कंपनीज जिन्होंने ज्यादा रिस्क है जो वो ले लिया है और फिर वो दोबारा से आगे इंश्योरेंस उसका करवाना चाहती है, तो री इंश्योरेंस की एक ही कंपनी है जो लेबल है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, री जिसको हम बोलते हैं। तो री इंश्योरेंस का हम पूरा टॉपिक है बेटा वो करेंगे। अदर स्टेक होल्डर्स इन इंडिया इंश्योरेंस मार्केट इंक्लूड एजेंट्स हैं, कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, सर्वेयर्स हैं जो सर्वे करते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, तो बहुत सारी पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर है जो वो ग्रो कर रहा है डे बाय डे। मार्केट साइज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड हैज ग्रेजुअली पुश्ड इंश्योरेंस पेंट्रेशन इन द कंट्री, एंड इंश्योरेंस स्कीम है जो वो डे बाय डे उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाते जा रहे हैं। ग्रॉस प्रीमियम की अगर बात करें इंडिया में 5.53 ट्रिलियन तक पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 2018 तक, विद 4.58 ट्रिलियन फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस एंड 1.51 ट्रिलियन फ्रॉम नॉन लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें ओवरऑल, ठीक है रीच। तो ये जो है 2001 में 2.71% था टोटल जीडीपी का, और अब ये 3.69% हो गया है टोटल जीडीपी का 2017 तक आते आते। तो इतना इंक्रीज है जो वो इंश्योरेंस सेक्टर में आया है। इन फाइनेंशियल ईयर 2019 अप टू अक्टूबर 2018 प्रीमियम फ्रॉम न्यू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंक्रीज हुआ है पहले से 3.66% ईयर ऑन टू ईयर। तो इतनी जो इंक्रीज है वो डे बाय डे आती जा रही है। तो इंश्योरेंस सेक्टर है जो उसका साइज है जो इंक्रीज होता जा रहा है, मार्केट है जो वो उसका साइज बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं इंश्योरेंस सेक्टर में उसकी बात कर रहा है वो। तो और नवंबर 2018 में एचडीएफसी इर्गो जो है उसने एडवांस टॉक्स टू एक्वायर अपोलो मंच है जो हेल्थ इंश्योरेंस को उसको एक्वायर करने के लिए 2600 करोड़ रुपया है जो उसकी वैल्यूएशन की है कि उसको वो इतने में खरीद सकता है। तो ये बेटा आपको फिगर्स दी हुई हैं सभी कि 2018 में इंडियन ई कॉमर्स ने बजाज अलायंस को टेक ओवर किया है, उसके साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, वेस्टर्न कैपिटल अनाउंस में इतने। तो ये सारे कितनी वैल्यूएशन उन्होंने की है इंश्योरेंस बिजनेस की, मर्जर्स कितनी हुई हैं, किसने किसको जो है एक्वायर किया है वो उसके बारे में बताया गया। तो इससे आपको इन्वेस्टमेंट एंड रीसेंट जो डेवलपमेंट हुई है और कितनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है इंश्योरेंस सेक्टर में वो पता चल रही है। ये थी इन्वेस्टमेंट एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं उसके बारे में लिखा गया है। इन सितंबर 2018 नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की गई है आयुष्मान भारत, इसके बारे में शायद बच्चों को पता भी होगा सबको, जिसमें अप टू 5 लाख तक का इंश्योरेंस है जो 100 मिलियन जो फैमिलीज है उनको दिया गया है। जो स्कीम है वो इंक्रीज होती जा रही है और इस स्कीम को हेल्थ इंश्योरेंस में किया गया है और 34% से इसको इंक्रीज करके 50% तक इसमें कवर करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। इन 2017-18 ओवर 47.9 मिलियन फार्मर्स वर बेनिफिटेड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनको की गई है, जिससे इतने मिलियन फार्मर्स है जो उनको फायदा हुआ है, क्योंकि फसलों को अलग अलग तरह के रिस्क हैं जो नुकसान है जो होते रहते हैं।
IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान्स टू इशू रीडिजाइंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कि पब्लिक को ऑफर किया जा सके कंपनीज कैसे जो पैसा है जो उसको डाइवर्स कर सकती हैं और इक्विटी के थ्रू पैसा इकट्ठा कर सकती हैं, उसके बारे में इनिशिएटिव लिए गए हैं। IRDA हैज अलाउड इंश्योरेंस टू इन्वेस्ट अप टू 10% इन एडिशनल टायर बॉन्ड्स दैट are issued by banks to augment their tire capital in order to expand the pool of eligible investors for the bankers। तो RDI ने अलाउ कर दिया है कि 10% तक जो अपनी इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस सेक्टर है वो एडिशनल टायर बॉन्ड्स में भी कर सकता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा है वो जो लोगों से इकट्ठा करते हैं उसको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस है RDI की, उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है कि 25% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में कर सकती हैं, 25% स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में कर सकती हैं, इतने % पैसा जो है बैंक को या कमर्शियल बैंक्स में कर सकते हैं, या इतने % पोर्शन वो प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं। तो उस तरह से उनको गाइडलाइंस इशू हुई हैं, उस तरीके से उनको इन्वेस्टमेंट है जो करनी पड़ती है, तो आपका पैसा सेफ है लाइफ इंश्योरेंस में। लास्ट वन इसमें बेटा दिया है रोड अहेड। जब हम रोड अहेड की बात करते हैं तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब कि इंश्योरेंस का फ्यूचर कैसा है। द फ्यूचर लुक्स प्रॉमिसिंग फॉर द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री विद सेवरल चेंजेस इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क will lead to further change in the way the industry conducts its business and engages with its customer। कहता कि जो डे बाय डे गाइडलाइंस में चेंजेस आ रही हैं, IRDA करता जा रहा है, तो उससे लगता है कि फ्यूचर है जो लाइफ इंश्योरेंस का बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में इससे बहुत सारे कस्टमर और जुड़ेंगे और इसमें चेंज आएगा। द ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रीच 28,000 बिलियन बाय 2020, ये हमने पहले ही पढ़ा है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 12-15% है जो उसने एक्सपेक्ट किया है कि एनुअली इतनी इंक्रीज है जो इसमें आएगी 3 to 5 years में। डेमोग्राफिक फैक्टर्स लाइक मिडिल क्लास है जो वो ग्रो कर रही है, पहले से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया है। यंग जो पॉपुलेशन आ रही है वो जो इंश्योरेंस को है जो इंपॉर्टेंस दे रही है। अवेयरनेस लोगों में अच्छी हो गई है, प्रोटेक्शन है, लोग जो चाहते हैं अपनी सेफ्टी, नीड ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ गई है लोगों में। रिटायरमेंट के लोग अपनी प्लानिंग करनी शुरू कर दी है लोगों ने, तो इसलिए भी लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस है ग्रो करने की ज्यादा। तो IRDA गवर्नमेंट है जो इनिशिएटिव ले रही है। ओवरऑल जो डेमोग्राफिक फीचर है उसमें चेंज आ रहा है। तो इन सभी कारणों के कारण जो फ्यूचर है लाइफ इंश्योरेंस का वो बहुत अच्छा है। तो ये था बेटा ओवरऑल आपका कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, इसकी पॉलिसीज वगैरह वो हमने दूसरी बुक में से